नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद सुरजीत चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पर सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके भाग 2 में आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एडमिरल कप किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए मुक्केबाजी, बी स्क्वैश, सी बिलियर्ड, डी नौकायन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नौकायन। इसका सही आंसर क्या है? नौकायन। ओके दोस्तों, इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर भी हम बात करेंगे। जो भी प्रश्न आपको यहाँ बताया जाएगा उससे जुड़े जो भी तथ्य होंगे उन पर भी बात की जाएगी। ओके, जो नौकायन है इसमें एक और ट्रॉफी दी जाती है, उसका नाम है वेलिंगटन। क्या नाम है दोस्तों? वेलिंगटन। वेलिंगटन ट्रॉफी भी नौकायन की प्रतियोगिता में दी जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी, इसे भी आप नोट कर लीजिए, वेलिंगटन। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन दिए हैं सुचिता सेन, राम मनोहर लोहिया, सी लाल कृष्ण आडवाणी और लास्ट सुचेता कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? कभी कभी राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा भी पूछ ली जाती है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा क्या है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा क्या है, तो आप बता देंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। या हो सकता है ये इस बुक का नाम दे दिया जाए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और ये पूछ लिया जाए ये किसकी आत्मकथा है, तो आप बता देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी के आर नारायण, डी एन संजीवा रेड्डी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एन संजीवा रेड्डी या नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी को कब निर्वाचित किया गया? तो सन 1977 में एन संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इससे पहले फखरुद्दीन अली अहमद थे। उनकी मृत्यु होने के पश्चात ही एन संजीवा रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, ये ध्यान रखिए। इनसे पहले कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये एन संजीवा रेड्डी, तो 6th नंबर के, 6वें नंबर के राष्ट्रपति। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोन नदी। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सोन नदी। इससे जुड़े तत्वों पर भी बात कर लें। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले
कि जो सोन नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है, गंगा से कहाँ मिलती है, ये जाके गंगा में मिल जाती है सोन नदी। तो ये पटना के पास गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना के पास। यदि ये पूछ लिया जाए कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदी है रेहंद, उत्तरी कोयल, जोहेला, गोपट, कान्हार हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। इनमें से किसने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए मदद मांगी थी फ्रांसीसियों से? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। अच्छा, टीपू सुल्तान ने किससे मदद मांगी, किस फ्रांसीसी से? तो उसका नाम भी नोट कर लीजिए, नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए लाल प्रकाश, बी नीला प्रकाश, सी हरा प्रकाश, डी पीला प्रकाश। ये 4 प्रकार के प्रकाश दिए हैं और इनमें ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक ऊर्जा किसमें है, किस प्रकाश में है, किस रंग के प्रकाश में? तो नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें नीला प्रकाश सर्वाधिक ऊर्जा वाला प्रकाश है। लेकिन यदि ऑप्शन में बैंगनी प्रकाश भी दे दिया जाए तो सही आंसर क्या होगा? बैंगनी प्रकाश, क्योंकि बैंगनी प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो नीले प्रकाश से भी ज़्यादा होती है और सर्वाधिक होती है। बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा किसी प्रकाश की ऊर्जा नहीं होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, तो आंसर है आपका लाल प्रकाश। क्या आंसर है? लाल प्रकाश। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यदि आप सर्वाधिक पूछ रहा है और ऑप्शन में बैंगनी भी है तो आप बैंगनी को टिक करेंगे, और अगर सबसे कम पूछे तो आप लाल प्रकाश बताएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हजरतगंज लखनऊ, ऑप्शन बी पार्क स्ट्रीट कोलकाता, ऑप्शन सी है लोकनाथ इलाहाबाद, और ऑप्शन डी है लोखंड वाला। इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है लोकनाथ इलाहाबाद, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है लोकनाथ इलाहाबाद। और इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए एक यूनानी शासक, ऑप्शन बी एक वैदिक ऋषि, ऑप्शन सी एक जैन भिक्षु, ऑप्शन डी एक बौद्ध दार्शनिक। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक बौद्ध दार्शनिक। जो नागार्जुन थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। ओके दोस्तों, और नागार्जुन से संबंधित एक और घटना है। जो नागार्जुन हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय की स्थापना की थी और उस संप्रदाय का नाम है महायान संप्रदाय। क्या नाम है? महायान।
महायान संप्रदाय की स्थापना की थी? किसने? नागार्जुन ने। ये बौद्ध संप्रदाय है, ध्यान रखिए। ये बौद्ध दार्शनिक हैं और इन्होंने महायान नाम के संप्रदाय की स्थापना की थी। यदि आपसे ये पूछ ले कि बौद्ध धर्म में कितने संप्रदाय हैं, तो बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान और वज्र, हीन और वज्र। क्लियर दोस्तों? ये ध्यान रखना, तीनों, हीनयान, महायान और वज्रयान। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। जो अकबर था वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था अकबर। ओके, क्लियर? अच्छा, ये बताइए, जो अकबर था उसने कब से कब तक शासन किया भारत में? उसका शासनकाल क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक है। तो आप नोट कर लीजिए, अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का शासनकाल क्या है? 1556 से 1605 ईस्वी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने की थी। कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है, अकबर। अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी मालदीव। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल ने कुछ वर्ष पहले अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। और अब नेपाल में कौन सा राष्ट्रगान है? हम सैकड़ों फूल हैं डॉट 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 जय नेपाल। ये राष्ट्रगान अब नेपाल में है। 2007 में से मान्यता प्राप्त हुई थी। 2007 से राष्ट्रगान बदल दिया है। और इस राष्ट्रगान को हम सैकड़ों फूल हैं जय 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 नेपाल, इस राष्ट्रगान को किसने लिखा है? इस राष्ट्रगान को प्रदीप कुमार राय द्वारा लिखा गया है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, प्रदीप कुमार राय। ओके दोस्तों, इसे भी नोट करो, प्रदीप कुमार राय। प्रदीप कुमार राय ने लिखा है राष्ट्रगान नेपाल का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ। बताइए कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है मेरठ, ऑप्शन डी। जिसे विक्टोरिया पार्क के नाम से जानते थे, अब उसे जंग आज़ादी पार्क के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन दिए हैं, ए आगरा, बी प्रयागराज, सी ग्वालियर, डी अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अजमेर। जो थॉमस रो था वो जहांगीर से कहाँ मिला था? अजमेर के किले में। और कब मिला था? 1615 में। कब मिला था? 1615 में। और कहाँ मिला था? अजमेर के किले में। क्लियर?
थॉमस रो कौन था? एक अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? सबसे ज़्यादा भंडार किस देश में है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। वहीं पर भंडारण सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसको स्टोर सबसे ज़्यादा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? भंडारण तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, उत्पादन, उसको उत्पाद का मतलब कोई चीज़ पैदा होना, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कजाकिस्तान में। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कजाकिस्तान में। और दूसरे नंबर पर कनाडा में होता है इसका उत्पादन यूरेनियम का, और तीसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। अगर उत्पादन के बारे में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर है, लेकिन भंडारण में इसकी स्थिति पहली है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 14 शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। इसका सही आंसर क्या है? प्रमुख घटक का मतलब सबसे अधिकता शहद में किसकी पाई जाती है? सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे अधिक मात्रा में होता है, प्रमुख घटक है उसका। और फ्रक्टोज टेस्ट में कैसा होता है? मीठा, इसीलिए तो शहद मीठा होता है। फ्रक्टोज को मीठी शर्करा यानी कि शक्कर, शुगर भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग चाय में करते हैं, वही शर्करा वो भी होती है शक्कर। ये प्राकृतिक शुगर है जो शहद में पाई जाती है, फ्रक्टोज। अच्छा दोस्तों, ये बताओ, ये जो पहला ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज भी एक प्राकृतिक शर्करा है, और इसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा ये बताओ, जो दूध में मीठापन होता है वो किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? तो दूध का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन है ए केन, बी बेतवा, सी सोन, डी चंबल। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सोन नदी, ऑप्शन सी, जिसे स्वर्ण नदी भी बोलते हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि इसका जो सोन नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, अमरकंटक पठार से। और सोन नदी पटना के पास गंगा से मिलती है, हमने आपको अभी बताया था। तो ये यमुना नदी से नहीं मिलती है, ये किससे मिलती है? गंगा नदी से। तो और यमुना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये भी आप नोट कर लीजिए, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद। हिमनद का मतलब समझते हैं? हिम मतलब बर्फ, नद मीन्स नदी, जहाँ बर्फ की नदी होती है, बर्फ जमी रहती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी में बदल जाती है, वहीं से ये जो यमुना नदी है वहीं से निकलती है। और जो यमुना नदी है वो प्रयाग में, इलाहाबाद के पास में है प्रयाग। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसके समीप ही प्रयाग है। प्रयाग स्टेशन पड़ता है, कभी आप इलाहाबाद जाएंगे तो ज़रूर आप देखिएगा। वहाँ जाकर प्रयाग में ये गंगा नदी से मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। ओके,
और मैदानी क्षेत्र में ये चंबल, सिंध, बेतवा एवं कैन से मिलती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन शब्द का जनक कौन है? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एम डेविस, ऑप्शन डी कासिमीर फंक। इसका सही आंसर क्या है बताइए दोस्तों? इसका सही आंसर है कासिमीर फंक, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कासिमीर फंक। क्लियर। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जो विटामिन है वो होता क्या है? विटामिन क्या होता है, किसे कहते हैं विटामिन? कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक। और जो विटामिन का क्या काम है? जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनमें ये सहायक होता है और शरीर की वृद्धि में भी सहायक होता है। क्लियर। क्या आप लोग ये जानते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो नोट कर लीजिए, जो जल में घुलते हैं, जल में घुलने वाले जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी है। विटामिन बी सी जल में घुलता है और विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलते हैं, वसा में घुलनशील, वसा में घुल जाते हैं ये विटामिन। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। क्या पूछा है इसमें? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल। क्या है? केवल। जिसका अर्थ है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? केवल। और केवल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन बी दूसरों का अनुसरण करना, सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, डी दूसरों की सेवा करना। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों? इसके ऑप्शन ए हम्पी, बी भद्राचलम, और ऑप्शन है क्या इसके? हाँ, ऑप्शन सी है श्रीकलाहस्ती, ऑप्शन डी तिरुपति, ऑप्शन डी क्या है? तिरुपति। ये सी और ये डी ऑप्शन। सी ऑप्शन श्रीकलाहस्ती, डी तिरुपति। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? हम्पी में। इसका सही आंसर क्या है? हम्पी। और हम्पी कहाँ है, किस राज्य में? हम्पी है कर्नाटक में। अच्छा, विरूपाक्ष मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? किसकी पूजा की जाती है? तो नोट कर लीजिए, भगवान शिव की। किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। हम्पी में जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, वहाँ शिव की पूजा होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अधिराज, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी फैजी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम कौन था? एक चोल शासक था। ये चोल वंश का सबसे महान शासक था राजेंद्र प्रथम। ओके दोस्तों, याद रखिएगा ये कि ये सबसे महान शासक है राजेंद्र प्रथम चोल वंश का। अच्छा, इससे संबंधित एक चीज और पूछी जाती है कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसका भी नाम नोट कर लीजिए। इसने गंगई कोंड नामक उपाधि धारण की थी। गंगई कोंड, गंगई, गंगई कोंड। नोट कर लीजिए, गंगई कोंड नामक उपाधि इसने धारण
की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और इसने एक नगर की भी स्थापना की थी, उस नगर का भी नाम नोट कर लीजिए। उस नगर का नाम है गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम। उस नगर का क्या नाम है? गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है दोस्तों। और जो इसने उपाधि धारण की थी उस उपाधि का नाम गंगईकोंड, और जिस नगर की स्थापना की उस नगर का नाम गंगईकोंड चोलपुरम। क्लियर? कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 37 वर्ष। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 35 वर्ष। इसका सही आंसर क्या है? बी 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इससे संबंधित एक चीज और पूछी जाती है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है। अच्छा, एक चीज बताइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा स्पीकर कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में जो राज्यसभा का सभापति है कौन है? जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। उसे भी आप नोट कर लीजिए, वर्तमान में पूछ लिया जाता है। जगदीप धनखड़। ओके दोस्तों, क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो भी ये वीडियो देख रहा है साथी, उसे ये पसंद आया होगा और पूरा समझ में आया होगा जितना भी हमने बताया है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों से बस एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी साथी इस वीडियो को देखे वो इसे लाइक कर दे, शेयर करे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।